हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट फॉर एक्सेलेंस में। मैं मंगल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका यूपी टेट का पेपर था और बहुत ही छात्र परेशान हो गए क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन कोई भी परेशानी में आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, मानिए कि एक चुनौती थी और आपको और मेहनत करनी है। मान लीजिए आपके 30 में 29 नंबर आ रहे थे, तो आपको 30 में 30 लाना चाहिए आपको इस अगली बार जब आपका पेपर हो। तो बहुत से छात्र ऐसे परेशान हो रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आया था, अगली बार पेपर टफ आएगा। लेकिन आप जब इस बार एग्ज़ाम दे रहे थे तो आप यही सोच के एग्ज़ाम दे रहे थे कि पेपर टफ आएगा, पर मतलब पेपर काफ़ी ईजी आ गया था। तो अगली बार भी ऐसा ही कुछ दोस्तों आपके साथ हो सकता है। तो बिना देरी के दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो सीडीबी में क्वेश्चंस आए हुए थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या पता आपको कुछ मदद मिल जाए इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से आपको आने वाले एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है, इनमें से कौन सा ऐसा नियम है जो थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एटीट्यूड। तो अगर थॉर्नडाइक की बात की जाए तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इनके बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ते भी चलेंगे थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के बारे में, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले चीज़, थॉर्नडाइक को आपका फादर फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी। तो थॉर्नडाइक को आपका फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी, ठीक है, और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, दोनों के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत से बच्चे पूछेंगे सर इनको एनिमल साइकोलॉजी पे क्यों कहा जाता है? एनिमल साइकोलॉजी पे बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने परीक्षण किस पे स्टार्ट किया था? जानवरों पे स्टार्ट किया था। ये एक बिहेवियरिस्ट जो समुदाय है साइकोलॉजिस्टों का, उसमें आते हैं। जैसे पावलॉव हो गए, स्किनर हो गए। ठीक है, तो ये सारे बिहेवियरिस्ट में आते हैं, व्यवहारवादी जिन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे जानवरों के ऊपर। तो इन्हें पहले थॉर्नडाइक को तो फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जा सकता है। तो इनकी एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है बिल्ली वाला, तो उसको भी आने वाली क्लासेस में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इन्होंने तीन चीज़ें बताई थी, एक्सरसाइज, रेडीनेस और इफेक्ट। एक एक को डिस्कस थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में कर लेते हैं। एक्सरसाइज की बात मतलब यहाँ पे की जाए तो एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रैक्टिस। मान लीजिए कोई काम बहुत टफ है, लेकिन अगर आपके लिए मान लीजिए पढ़ना बहुत, कोई एग्जाम क्रैक करना टफ है, लेकिन कहते हैं आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो वो एक्सरसाइज की बात कर दी। रेडीनेस की बात की जाती है थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार कि आपके चार डोमेन्स होते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव, ठीक है, सोशल, इमोशनल। ठीक है, तो ये सारे जो आपके फिजिकल हो गए, ये सारे डोमेन्स जो आपके होते हैं, ये कहीं ना कहीं लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इनमें से ये चारों चीज़ें जब बढ़ेंगी या जब भी एक निश्चित समय आएगा तभी आप सीख पाएंगे। तो जब बच्चा रेडी कब होता है, वो आपका लॉ ऑफ रेडीनेस बताता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, इन्होंने भी लॉ ऑफ इफेक्ट भी दिया है। मान लीजिए कोई काम आपने किया, उस काम का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा तो आप उस काम को दोबारा करेंगे, और अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो आप उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। इसका एग्जांपल आप मान के चलिए, आप किसी होटल में जाते हैं, आपने कोई खाना ऑर्डर किया, आपको वो खाना पसंद आया, दोबारा उस होटल में जाएंगे। आपको पसंद नहीं आया तो उस होटल में नहीं जाएंगे, हो सकता है दो तीन लोग को और मना कर दें। तो ये तीनों नियम आपको थॉर्नडाइक ने दिए थे, लॉ ऑफ एटीट्यूड उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा बहुत डिस्कस करते चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दिया गया है कोहलर और कोफ्ता। ठीक है, कोहलर और कोफ्ता, लर्निंग टू अ फंक्शन। ठीक है, इन्होंने इनमें से मतलब जो लर्निंग है वो कैसा फंक्शन है, इन दोनों ने किस चीज़ के बारे में, ये इनका क्या मानना था। तो ये मानते थे आपका इनसाइट थ्योरी। ठीक है, कोहलर की जो इनसाइट थ्योरी थी आपने सुनी होगी। ठीक है, ये लर्निंग का इनसाइट के ऊपर इन्होंने बात की है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बच्चे होगा वो इनसाइट होगा। ठीक है, इनसाइट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, फादर ऑफ सोशल, मतलब जो जो जैसे कि तीन लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहले हैं पियाजे, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है, और जो मतलब रचनावादी जिन्हें कहा जाता है हिंदी में। और आपके फिर हैं यहाँ पे लेव वाइगोस्की। ठीक है, और कॉलबर्ग। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं दोस्तों। कॉग्निटिव, जो आपका कंस्ट्रक्टिव मतलब जो आपके पियाजे हैं, इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये मानते हैं कि पहले कॉग्निशन आपका आएगा, उसके बाद लर्निंग आएगी। वहीं पे वाइगोस्की किसके बारे में बात करते हैं? वाइगोस्की बात करते हैं आपका कि जो सोसाइटी है आपके पास, जो समाज है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को सीखने में मदद करती है। ठीक है, तो सोशल जो समाजवादी हैं, जो सामाजिक परिक्रियाओं मतलब
परंपराओं के बारे में बात करते हैं, बच्चा कैसे समाज से सीखता है, तो हमारे कौन है, वाइगोस्की। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। और चैनल्स पे ऑलरेडी साइकोलॉजी की वीडियो पड़ी हुई हैं, सर ने काफ़ी अच्छा बताया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आने वाली क्लासेस भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बिना देरी के। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा एक विकास का मतलब या डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो टू बी क्यूमुलेटिव संचयी होता है, बिल्कुल। जो आपका डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, संचयी होता है। डायरेक्शनल भी होता है, स्पेसिफिक भी होता है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड और इंडिपेंडेंट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और एक दो क्वेश्चन बच्चे ऐसे एग्जाम में आते हैं कि जो बच्चों को नहीं पता होता है। तो ऑथर ऑफ द बुक हेरिटेज एंड जीनियस, यहाँ पे बिल्कुल ये टिक मारा गया है। ये ऑलरेडी वो पेपर है जो लीक हुआ था, तो इन्होंने सही आंसर मारा है गाल्टन। ठीक है, तो गाल्टन यहाँ पे आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा, क्या पता अगली बार आपको काम आ जाए कहीं। और भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कहीं का कहीं, मान लीजिए रिट हुआ, DSSS भी हुआ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको भी बच्चे देख सकते हैं। लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज, ठीक है, नॉलेज, अप्लीकेशन, इवेल्युएशन, अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो दोस्तों आपका आंसर होगा, नॉलेज होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपसे डिटेल बात की जाएगी आने वाले क्लासेस में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, मतलब माइक्रो टीचिंग जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, उसमें आखिरी स्टेप कौन सा है, आखिरी चरण कौन सा है। तो रीफीडबैक। ठीक है, ये सबको पता है, रीफीडबैक, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गिलफोर्ड का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग के मतलब है कि मतलब आप काफ़ी खुल के सोचते हैं, तो आप अच्छे से कब सोच पाएँ। कन्वर्जेंट मतलब कि एक मतलब आप संकीर्ण विचारधारा या मतलब एक सूक्ष्म विचारधारा रखते हैं, और डाइवर्जेंट मतलब आप बहुत स्तर पर सोचते हैं। ठीक है, तो वो आप एक अच्छे लेवल पे कब सोच पाएँगे, जब आपके पास ढेर सारे आइडियाज़ आएँगे, जब ढेर सारे विचार आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तभी तो आप सोच पाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसमें अगर आपको नहीं भी पता होता, आपने गिलफोर्ड के बारे में नहीं पढ़ा होता, अगर मैं बता दूँ, तो इन्होंने 180 का टाइप्स ऑफ आपका मतलब इंटेलिजेंस का मतलब कॉम्बिनेशन बताया है, जो इन्होंने क्यूब बना के बताया था। ठीक है, क्यूब के कॉम्बिनेशन में उन्होंने 3 पैरामीटर्स लिए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूँगा आने वाली क्लासेस में। तो वो सब बात की बात है। अभी जो आपका राइट आंसर है, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। ठीक है, तो ये 1-2 सवाल अच्छे क्वेश्चन थे, तो पढ़ेंगे आप तो ये भी चीज़ें आसान हो जाएँगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या, ऑसबॉर्न। ठीक है, बिल्कुल। जो सॉल्वर गैंग ने जो टिक मारा है इस पे, बिल्कुल सही मारा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हु इज एसोसिएटेड विद थीमेटिक अपर असेसमेंट टेस्ट। तो आपका बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 सही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आपका इसमें कह रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज। तो क्रिएटिव थिंकिंग मतलब जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसका पहला स्टेज कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे कहाँ से आप सोच पाएंगे, तो प्रिपरेशन इसमें राइट आंसर होगा। इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। स्टिमुलस एसआर थ्योरी किसने दी है, बहुत फेमस, अभी हमने थॉर्नडाइक के बारे में बात की थी। ठीक है, आप स्टिमुलस दोगे, उसके पास ऐसा मतलब रिस्पॉन्स आएगा, तो आपका थॉर्नडाइक यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बिल्ली के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, वो सारी बातें की जाएंगी। विच फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। ठीक है, तो पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर, ऑल ऑफ द अबव, सारा इसमें ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आपसे आने वाली क्लासेस में। हु गिव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, गार्डनर, बहुत फेमस है, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। ठीक है, फिर आपके क्या बोलते हैं, स्पीयरमैन है, स्टर्नबर्ग हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इतना ही देखते चलिए खटाखट, ताकि आप लोग पूरा क्वेश्चन एक बार देख लें, क्या पता कहीं काम आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पीयरमैन हैज़ गिवन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ग्रुप फूड। अभी मैंने बात किया आपसे, तो इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं, स्पीयरमैन के बारे में। तो जो ये टू फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी है, उसमें से पहला फैक्टर जो है उसे कहते हैं जी फैक्टर। क्या कहते हैं, जी फैक्टर। और जो दूसरा फैक्टर है उसे क्या कहते हैं, एस फैक्टर। क्या कहते हैं, एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब आपका होता है जनरल फैक्टर, एस फैक्टर मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब जनरल फैक्टर जो होता है कि मतलब जनरल एबिलिटीज़ जो लोगों के अंदर होती हैं। ठीक है, जैसे कि जो नॉर्मल चीज़ें इंसान कर पाता है, वो उन्होंने स्पीयरमैन ने उसको जनरल फैक्टर कहा है। और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ क्या है कि जैसे कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में मतलब लोगों में आती है, जैसे इंजीनियर है तो उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा, या उसका स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका मतलब सर्जरी करने का तरीका या मेडिसिन का तरीका, तो वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी उसकी है, एक विशिष्ट मतलब उसकी इंटेलिजेंस है, तो स्पेसिफिक फैक्टर में आ जाएगा।
तो इसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। अब इतना समझिए कि टू फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी थी, जी फैक्टर और एस फैक्टर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मेथड एसोसिएटेड विद, बहुत ही आसान सवाल, किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक इसका आंसर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में कराई जाएंगी। पाठ योजना में छात्र को पूर्व अधिगम। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों ये क्वेश्चंस हम लोग बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करते हैं, तो कृपया इसको लेकर परेशान मत हुआ करिए। पाठ जैसा क्वेश्चन हमें मिल पाया है वैसे हमने इसमें इसको लगा के आपको बता दिया है। ठीक है, तो पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, तो प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन कह रहा हूँ मैं, जब भी आपने बीटी से स्टार्ट किया होगा तो पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आप पूछते हैं कि मतलब बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके पूर्व ज्ञान को रिलेट करता है। ठीक है, तो कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी के। गलत वाक्य को चुने। छात्र सबसे अच्छा गलत वाक्य को चुनना है। देखिए ये गलती बहुत होती है। हिंदी में तो स्पेसिफिक दिख रहा है, इंग्लिश में आएगा चूज द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग देखेगा नहीं बच्चा, बोलेगा चू तो राइट ही होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, गलत आपसे पूछा गया। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। छात्र सबसे सबसे अच्छा करके सीखते हैं, हाँ बिल्कुल, अपना खुद करेंगे सीखेंगे। छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं, खेल खेल में, ये भी बिल्कुल सही है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, नहीं। ये देखिए ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। तो छात्र को आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं रखना, उसको फ्रीडम देनी है ताकि वो खुल के अपनी विचारधाराओं को आपसे बता सके, ताकि आप उसको समझ सकें। तो ऑप्शन नंबर 4, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा आपसे। ठीक है, बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज ऑन राइट टू एजुकेशन। बिल्कुल 86th अमेंडमेंट जो आपका हुआ था वो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, इसके बारे में बात की जाएगी आपसे। इसमें बोला गया फंक्शन, दोस्तों इसमें आपसे बात की गई है कि, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ, फंक्शन ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स। ठीक है, एवेल्यूशन फंक्शन, रेमेडियल, डायग्नोस्टिक, सारे हैं बच्चे। सारे ये कुछ क्वेश्चंस आपको फ्री में आंसर देने वाले थे, और बच्चों का पेपर भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी सरल पेपर आया हुआ था इस बार। लेकिन आप घबराएं नहीं, अगले बार भी कुछ बढ़िया ही आएगा, टेंशन ना लें, और तैयारी अपनी बेहतर करें। कोई डाउट नहीं कि पेपर बहुत आसान था, पेपर का स्तर काफ़ी डाउन था इस बार, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं, आप तैयारी अपनी बढ़िया रखिए। टफ पेपर आएगा और उसमें जब आप नंबर लाएंगे तो उसका कुछ मज़ा ही और ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें मैंने बता दिया आपको, ऑल ऑफ दिस आंसर यहाँ पे होगा। टीचिंग विल बी लेस लीस्ट इफेक्टिव, मतलब जो आप शिक्षण कर रहे हैं वो सबसे कम कारगर कब होगा। तो टीचर इज ऑटोक्रेटिक, स्टूडेंट्स आर पैसिव। ऑटोक्रेटिक मतलब एकाधिकारवादी है, मतलब टीचर किसी को और बोलने नहीं दे रहा, खुद ही बोले जा रहा है, तो ये भी सही है। स्टूडेंट्स आर पैसिव मतलब बच्चे एकदम ऐसे ढीले डाले हैं, तो वो भी सही है। एम्फेसिस ऑन ओनली राइटिंग, हाँ, तो ये सारे जो हैं आपका लीस्ट इफेक्टिव मेथड है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं दोस्तों। थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ठीक है, ये देखिए पता नहीं कैसे इन्होंने स्किनर को लगाया हुआ है, जिन बच्चों ने, पता नहीं, मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा था 50-60 हज़ार रुपये भी बच्चों ने दिए हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों, मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसे चीज़ों में ना फंसें। देखिए व्यर्थ का इन्होंने गलत आंसर मारा हुआ है, आपका ऑलरेडी नंबर जा रहा है, हो सकता है अगर आप पढ़ के जाते तो आप करके आते। तो इसका जो राइट आंसर है चॉम्स्की। चॉम्स्की जो है इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की भी बात की है। तो चॉम्स्की एलईडी की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं ऑलरेडी चैनल पे, और फिर से रिपीट की जाएंगी, क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें चॉम्स्की आंसर है, और मेहनत कीजिए बच्चों। हाँ, नहीं तो देखिए आज किन्हीं बच्चों की वजह से सबका, बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें टूट गई हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हुए हैं। तो ऐसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चलिए क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, विच इज़ नॉट द करेक्ट रेफरेंस टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। मतलब जो शारीरिक गठन है ना, इनमें से कौन सा उसको लेके सही नहीं कहा गया। मेजोमॉर्फिक, एक्टो, एंडो, ये सारा होता है। ठीक है, एंडो, एक्टो, मीज़ो, ठीक है, ये बॉडी के प्रकार हैं, दुबला, पतला, मोटा। ठीक है, या ऐसा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो ये सारे सही हैं, आपका जो आंसर होगा एंटागोनिस्टिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। मतलब मोटिवेशन के जो हैं वो घटक कौन से हैं इसमें। तो आवश्यकता, अंतर, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी, सारे आपके आंसर इसमें सही हैं। मोटिवेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपके इसके साथ डिस्कस करेंगे। साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, साइको एनालिटिक किसने दी थी, सिगमंड फ्रेड ने, इसके बारे में डिस्कस किएंगे। और इसमें अगर साइकोलॉजी की फील्ड की बात की जाए तो ये थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है,
आपसे हम बात करेंगे फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी क्या था, सेकंड वेव ऑफ साइकोलॉजी क्या था, थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी क्या था। ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। कैसे कैसे साइकोलॉजी शुरू हुआ, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो बिना देरी किए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड लर्निंग थ्योरी प्रोपोनेड बाय स्किनर। तो अगर आपने स्किनर के बारे में नहीं भी पढ़ा होता तब भी आप ये आंसर लगा देते। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, ठीक है, ये सारे चीज़ें स्किनर ने दी थी। ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक तो मान के चले कि हर बिहेवियरिस्ट ने कहा है कि आप मुझे, मतलब बिहेवियर के ऊपर उन्होंने स्टडी की है, तो उनका ये मानना था कि बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉमन क्वेश्चन था। लर्निंग थ्रू एरर्स, ठीक है, ट्रायल एंड एरर अगर मेथड आपने सुना हो तो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आपका आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो बाकी सारे स्किनर के द्वारा दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपसे डिटेल में डिस्कस दोस्तों की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर यूजफुल फॉर स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो डिफरेंट एबिलिटीज़ जिसके अंदर हैं, बच्चों के अंदर जो, मतलब जिनके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, जिनका जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो भी अलग है, तो उनके लिए कौन सा इसमें से मेथड है जिससे आप उसकी एवेल्युएशन करेंगे। तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, बहुत ही आसान आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो बिना देरी किए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ब्लूम की बात की जाए तो ब्लूम ने आपका कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज, कैरेक्टर बिल्डिंग, एनालिसिस, तो इन्होंने, अगर आप ब्लूम के बारे में आपने पढ़ा हो, थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे कि इन्होंने कैप, आपने सुना होगा क्या, कैप, एक मिनट रुकिए दोस्तों, कैप, ठीक है, कैप आपने सुना होगा। इसका सी का होता है कॉग्निटिव, ये होता है अफेक्टिव, ये होता है साइकोमोटर। क्या होता है? साइकोमोटर। तो इसमें जो कॉग्निटिव है आपका, वो आपके संज्ञानात्मक पक्ष को दिखाता है, आपके बुद्धि को, इंटेलिजेंस को दर्शाता है। अफेक्टिव आपके इमोशन एवं मोरल डेवलपमेंट को दिखाता है। साइकोमोटर आपके जो गतिक कौशल है, जो क्रियाएं हैं आपकी बॉडी से जो आप करते हैं, तो वो साइकोमोटर से, तो ये इस ब्लूम के द्वारा दी गई हैं। हालांकि ब्लूम ने इसमें सिर्फ ये कॉग्निटिव वाला पार्ट दिया, बाकी दोनों अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिया, उसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। तो इनमें आपसे पूछा गया कि इन कॉग्निटिव का ना, इनमें से कौन कौन सा नहीं, मतलब पार्ट है, तो कॉम्प्रिहेंस नॉट नहीं है। तो ये देखिए, इसमें कॉग्निटिव का कॉम्प्रिहेंशन भी पार्ट है, नॉलेज भी है, एनालिसिस भी है। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना बच्चों, ये आपका इफेक्टिव में आता है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी चैनल पे, और ऑलरेडी क्लासेस पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पे, तो उसको भी देखिएगा। और चीज़ें आपकी सीटेट की भी तैयारी की जाएगी। अगर आप लोग उसको हमें प्रोत्साहित करेंगे तो और भी अच्छी तैयारी आपकी कराई जाएगी। और बिल्कुल दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, मोटिवेशनल लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल भी है आपका, अंडरस्टैंडिंग भी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी है, मोटिवेशनल लेवल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। साइको सोशल थ्योरी। जैसे ही आप साइको सोशल वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में दोस्तों क्या आता है? एरिक्सन। ठीक है, एरिक एरिक्सन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कशन किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और क्वेश्चंस जो आपसे डिस्कस किए गए हैं कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सफलता पाने में सहायता करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, अपना हिम्मत बनाए रखें, तैयारी करते रहें। पेपर की तैयारी आप बिल्कुल करें। पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर पेपर आसान लगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ गलती हुई है तो वो भी बताइएगा, ताकि उस पर इम्प्रूवमेंट किया जाए। तब तक के लिए